नमस्कार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यानी आजादी की लड़ाई के उन दीवानों में, आजादी की लड़ाई के उन नायकों में जिनका नाम हर हिंदुस्तानी के जबान पर होता है, शहीद हुए आजादी की लड़ाई में, लेकिन उसके पहले एक लंबा जीवन जिया। लंबा उम्र के लिहाज से नहीं, लंबा काम के लिहाज से, लंबा अपने असर के लिहाज से। दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको लेकर अब विवाद ज्यादा होते हैं, बात कम होती है। जबकि सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर, सुभाष चंद्र बोस के कामों पर, उनकी अपनी, उनके अपनों की और दूसरों की लिखी हुई भी ढेरों किताबें बाजार में उपलब्ध हैं। जो सवाल सुभाष चंद्र बोस को लेकर लगातार उठाए जाते हैं, उनमें एक सवाल यह है कि कांग्रेस का अध्यक्ष पद उन्होंने क्यों छोड़ा, क्यों छोड़ना पड़ा उनको, और उसके लिए खासतौर पर जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराया जाता है, जैसे कि उनको अध्यक्ष पद से हटा के नेहरू गद्दी पर बैठे हों। और एक पूरा माहौल बनाया जाता है जिसमें नेहरू और सुभाष को आमने सामने खड़ा करके लड़ाने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे तथ्य उपलब्ध हैं, लेकिन उससे ज्यादा तथ्य पैदा कर दिए गए हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी द्वारा। खैर, आज मैं चाहता हूं कि उस पूरी प्रक्रिया पर थोड़ी सी बात की जाए जिससे सुभाष बाबू अध्यक्ष बने थे, अध्यक्ष बनते हुए जो कुछ उन्होंने किया था, और उसके बाद जिन हालात में उनको अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था। कई किताबें हैं, स्क्रीन पर बीच बीच में आती रहेंगी, मैं आपको उनका फोटोग्राफ्स देता रहूंगा और साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी लिंक भी दे दूंगा। अगर आप खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात जहां से मैं शुरू करूंगा कि सुभाष बाबू के अध्यक्ष बनने से ठीक पहले कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। 1938 में सुभाष बाबू अध्यक्ष बनते हैं, उसके ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष थे। असल में कांग्रेस उस जमाने में भी दो हिस्सों में बटी हुई दिखाई देती है, अंदर अंदर दो हिस्सों में, विचारधारा के तौर पर, व्यक्तियों के तौर पे नहीं। ये ग्रुप्स कोई इंडिविजुअलिज्म से नहीं बने थे। एक जिसको कहा गया कि ये लेफ्ट की विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है, जो आजादी की लड़ाई को और तेज करने, उसमें मजदूरों की, किसानों की हिस्सेदारी को बढ़ाने, जो रियासतें थीं उन रियासतों के खिलाफ लड़ाई को तेज करने और इस तरह की बातें करती थी। और इसके जो दो प्रमुख नायक थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। दूसरी तरफ जो कांग्रेस थी उसको राइट विंग इन द कांग्रेस कहा जाता था, दक्षिणपंथी कहा जाता था, जो पूंजीपतियों को साथ लेकर चलने की बात कर रही थी, जो रियासतों से सीधी टक्कर लेने की अभी बात नहीं कर रही थी, जो जरा धीमे चलने की बात कर रही थी। और इसके जो लीडर थे वो थे, सबसे बड़े जो इसके लीडर थे वो थे सरदार पटेल, इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंत और इस तरह के तमाम सारे लोग। इनके बीच में अपना एक वैचारिक संघर्ष चलता रहता था। तो वो जो दौर था उस समय वामपंथी मजबूत थे, इसीलिए पहले जवाहरलाल नेहरू और उसके ठीक बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने उसके तुरंत पहले यूरोप से लौटे थे। 28 जनवरी 1938 को सुभाष बाबू यूरोप से लौट के आते हैं। यूरोप की लंबी यात्रा पे वो गए हुए थे और उसके तुरंत बाद वो बताते हैं कि आते हैं और तुरंत बाद बंगाल की जो प्रांतीय कांग्रेस थी वहां चले जाते हैं। और उसके बाद 31 जनवरी को पहुंचते हैं वो वर्धा, जहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग थी। गांधी थे, पटेल थे, नेहरू थे, ये सारे लोग थे और उनके अपने भाई शरद चंद्र बोस भी उस समय राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। तो इन सब लोगों के साथ मिलकर वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करते हैं। और इसके बाद होती है हरिपुरा कांग्रेस। ये आणंद में, गुजरात के आणंद के पास जगह थी जहां के सरदार पटेल रहने वाले थे। और इस पूरी कार्यकारिणी की, इस पूरी नेशनल मीटिंग हो रही थी, इसकी व्यवस्था की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वहां पर एक बड़ा खूबसूरत सा शहर बसाया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, नंदलाल बोस ने, जिसका नाम विट्ठल नगर दिया गया था। और मजेदार बात यह है कि आज अगर आप आणंद जाएं तो विट्ठल नगर जो है, वल्लभ नगर और विट्ठल नगर, दो अलग अलग एरिया बड़े खूबसूरत बसे हुए हैं। खैर, इसी कार्यकारिणी में, इसी कांग्रेस में, हरिपुरा में 1938 में जवाहरलाल नेहरू के बाद अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चंद्र बोस। राइट विंग अक्सर एक तस्वीर फ्लोट करता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने खूब सारी मालाएं पहनाई हुई हैं, वो आगे आगे हैं और उनके बगल में नेहरू हैं, और वो कहता है कि देखिए उस समय नेहरू की क्या औकात थी। असल में ये छोटी सोच से निकल के आता है। वो लोग ये भूल जाते हैं कि उसके ठीक पहले जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे और जब नए अध्यक्ष बने तो उनके स्वागत में उनके साथ जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष बोस के स्वागत में थे, इसलिए वो तस्वीर आई है। उसको लेकर किसी तरह की गलतफहमी पालना या किसी तरह का
तमाशा करना ये सिर्फ एक नीच मानसिकता को बताता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जवाहरलाल नेहरू सुभाष बोस के सीनियर थे। अगर आप सुभाष बोस के पत्र पढ़ेंगे तो वो बार बार उसमें लिखते हैं, आप मेरे बड़े भाई हैं, वैचारिक तौर से भी और उम्र के तौर पे भी मैंने हमेशा आपको बड़े भाई का रिगार्ड दिया है। खैर, सुभाष बाबू के अध्यक्ष बनने के बाद जो उन्होंने भाषण दिया है वो अद्भुत भाषण था। उस भाषण में उन्होंने अपनी पूरी प्राथमिकताएं बताई हैं, जिसमें आजादी की लड़ाई के संघर्ष को तेज करने की बात थी, जिसमें मजदूरों किसानों के पक्ष में बात करने की बात थी, और उसमें उन्होंने एक जगह लेनिन को कोट किया है। लेनिन यानी उस समय रूस के जो शासक थे, रूसी क्रांति के बाद व्लादिमीर लेनिन जो रूस के शासक बने थे, उनको वो कोट करते हैं और कहते हैं, रिएक्शन इन ब्रिटेन इज स्ट्रेथेंड बाय एंड फेड बाय द इंस्लेवमेंट ऑफ अ नंबर ऑफ नेशंस। ब्रिटेन में जो प्रतिक्रियावाद है, वो जो उसने ढेर सारे देशों को गुलाम बना के रखा है, उसकी वजह से बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और इसी भाषण में वो ये भी कहते हैं कि जब हम भारत की जनता की मुक्ति की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि भारत की जनता मुक्त होगी अंग्रेजों से, हम अंग्रेजों से भारत की जनता को मुक्त कराएंगे, तो ना केवल हिंदुस्तानी जनता मुक्त होगी, बल्कि ब्रिटेन में भी जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो आम लोग हैं जिनका लगातार शोषण हो रहा है, वो भी जो वहां की पूंजीवादी और सामंतशाही ताकतें हैं उनसे मुक्त होंगे, क्योंकि उनको जो मजबूती मिलती है हिंदुस्तान जैसे उपनिवेश से, वो मजबूती मिलनी बंद हो जाएगी। तो वहां भी जनता की आवाज में और ताकत आएगी। यानी जो पूरा भाषण था वो अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है किसी वामपंथी नेता का भाषण है, किसी लेफ्टिस्ट नेता का भाषण है, जिसमें किसानों, मजदूरों और इस तरह की बात लगातार होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात वो करते हैं, वो बात करते हैं देश के अंदर धर्म के आधार पर जो बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ। वो ये कहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में जो बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है वो अंग्रेजों की सहायता करती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस का अध्यक्ष होने के बाद वो जिन्ना से मिलने की कोशिश करते हैं और फाइनली 14 मई 1938 को मालाबार हिल में जिन्ना का जो घर था वहां पर इन दोनों लोगों की मुलाकात होती। वो लगातार कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलकर आए, जो मुस्लिम बहुल राज्य हैं वहां पर मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस सरकार बनाए, और इस तरह की चीजें, हालांकि वो बहुत सफल नहीं हो पाए। इस बीच में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के बाद जवाहरलाल नेहरू यूरोप के दौरे पे चले गए थे। जब वो यूरोप के दौरे पे थे उस समय एक पत्र है सुभाष बाबू का जो उन्होंने भेजा है 19 अक्टूबर 1938 को। उसमें वो लिखते हैं, यू कांट इमेजिन हाउ आई मिस्ड यू ऑल दीज मंथ्स। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मैंने आपको इन सारे महीनों में जब आप देश से बाहर रहे हैं तो कितना ज्यादा मिस किया है। और इसमें उनको एक प्रपोजल देते हैं। उस प्रपोजल में कहते हैं, आई होप यू विल एक्सेप्ट द ऑफिस ऑफ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिटी। असल में कांग्रेस के अंदर लगातार एक बहस चल रही थी नेशनल प्लानिंग कमीशन को बनाने के लिए, जहां जो वामपंथी धड़ा था वो कहता था कि योजनाबद्ध विकास ही इस देश में संभव है, इसलिए एक प्लानिंग कमीशन बनना चाहिए। वहीं पटेल और जो बाकी लोग थे वो इसको बिल्कुल भी ठीक नहीं मानते थे। असल में जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्लानिंग कमीशन का विचार लेके आए थे और उनका समर्थन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। बाद में सुभाष चंद्र बोस के पहल पर यह नेशनल प्लानिंग कमीशन बना। 17 दिसंबर 1938 को इसकी पहली बैठक हुई और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू को इसका अध्यक्ष चुना गया। जो लोग सुभाष बाबू और जवाहरलाल नेहरू के बीच में झगड़ा लगाते हैं वो उनको मैं बता दूं कि प्लानिंग कमीशन के मुद्दे पे ये दो लोग हमेशा साथ रहे। और ये भी बता दूं कि जब देश आजाद हुआ तो प्लानिंग कमीशन ने विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जो अभी हमारी सरकार है जब 2014 में आई तो जो पहले कदम उसने उठाए उसमें से एक ये था कि प्लानिंग कमीशन को भंग कर दिया गया। जो लोग सुभाष बाबू की बात करते हैं, जो लोग सुभाष बाबू की तमाम सारा विवाद करते हैं, वो इस बात का जवाब कभी नहीं देंगे कि सुभाष बाबू की पहल पर जो प्लानिंग कमीशन बना था, आखिर इस सरकार ने उस प्लानिंग कमीशन को क्यों भंग कर दिया। इसके बाद सुभाष बाबू जिस तेजी के साथ कदम उठाने लगे, खासतौर पर हिंदू मुस्लिम एकता, मुस्लिम लीग से बातचीत, और एक और बड़ा मुद्दा था कि जो कांग्रेस मंत्री बने हुए थे, जहां कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना हुआ था, वहां के जो कांग्रेस मंत्री थे
उनकी जो शिकायतें आ रही थी भ्रष्टाचार और बाकी सारी चीजों को, उनकी जांच को लेकर जिस तरह से उन्होंने कदम उठाए, दक्षिणपंथी खेमे में थोड़ी सी खलबली मची। और चूंकि कार्यकारिणी में दक्षिणपंथी खेमे का काफी बोलबाला था, इसलिए कई बार वो चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पाए जो करना चाहते थे। यानी ये जो पूरा एक साल था, ये पूरा एक साल बहुत शांति से नहीं गुजरा। यहां तक कि बंगाल में वो जिस तरह से सरकार में शामिल होना चाहते थे, सारा कुछ करना चाहते थे, उसमें भी बिरला ने और भी कई लोगों ने काफी सारे अड़ंगे लगाए। और सुभाष बाबू थोड़ा सा निराश जैसे दिखते हैं जब अगली बार चुनाव होने वाला होता है। उस समय एमिली को वो एक पत्र लिखते हैं, जो उनकी प्रेमिका थी ऑस्ट्रिया में, उनको पत्र लिखते हैं और उसमें ये सारा कुछ बताते हैं। लेकिन फिर भी टैगोर और कुछ और लोगों के कहने पर अगले चुनाव में वो लड़ने का फैसला करते हैं। गांधी उनको सलाह देते हैं कि आप ये चुनाव न लड़ो, क्योंकि गांधी पटेल वगैरह की बात सुन रहे थे उस समय। नेहरू अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। और अंततः सबसे पहले तो ये लोग मौलाना अबुल कलाम आजाद को लड़ाना चाहते थे सुभाष बोस के खिलाफ, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि नहीं, मैं सुभाष बोस के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, कारण जो भी रहा हो। तो फाइनली आंध्र प्रदेश से पट्टभी सीतारामैया को चुनाव लड़ाया गया सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। के साथ जो लोग खड़े थे उसमें सबसे प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी। इधर सुभाष चंद्र बोस के साथ उनके भाई शरद चंद्र बोस और भी कई महत्वपूर्ण लोग जुड़े हुए थे। चुनाव हुआ और ये बताने की बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं कि जो चुनाव हुआ उसमें सुभाष बाबू दोबारा जीते। हालांकि उनको लगता नहीं था कि वो जीत पाएंगे। उसी समय एमिली को उन्होंने एक पत्र और लिखा है जिसमें लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि इस चुनाव में मैं जीत पाऊंगा। लेकिन देश भर से उनको अच्छा समर्थन मिला। गुजरात और आंध्र प्रदेश से जहां पूरी तरह से पट्टभी सीतारामैया को समर्थन मिला, गुजरात जहां सरदार पटेल की चलती थी, वहीं उत्तर प्रदेश जो उस समय था और बाकी स्टेट से, बंगाल से, बिहार से सुभाष बाबू को बहुत अच्छा समर्थन मिला और फाइनली सुभाष बाबू चुनाव जीत गए। अब चूंकि पट्टभी सीतारामैया को महात्मा गांधी ने और उनके ग्रुप ने, जो सरदार पटेल और बाकी लोगों का ग्रुप था, उन्होंने चुनाव लड़ाया था, तो इस चुनाव का जब रिजल्ट आया तो गांधी ने कहा कि यह मेरी व्यक्तिगत हार ज्यादा है। सुभाष बाबू को बुरा लगा, उन्होंने पत्र लिखा और कहा कि आपके प्रति सम्मान में तो मेरे मन में कभी कोई कमी नहीं रही और राजनीतिक चीजों को व्यक्तिगत लेने की क्या आवश्यकता है। लेकिन एक जो कहते हैं आपको, एक खलल तो बीच में पड़ी चुकी थी और उस खलल पड़ने का नतीजा ये हुआ कि लगातार सुभाष बाबू गांधी में कई मुलाकातें भी हुई, बाकी सारी चीजें हुई। नई कार्यकारिणी को कैसे बनाया जाएगा, इसको लेकर एक विवाद जैसी स्थिति पेश हुई और ऐसे में कार्यकारिणी के अंदर गोविंद वल्लभ पंत ने फिर एक प्रस्ताव पेश किया और पंत का यह प्रस्ताव था कि जो कार्यकारिणी बने वो गांधी जी के दिशा निर्देश में बने। सुभाष बाबू चाहते थे एक ऐसी कार्यकारिणी बनाना जिसमें दक्षिणपंथ और वामपंथ दोनों का रिप्रेजेंटेशन हो, गांधी के भी लोग हों, उनके भी लोग हों। लेकिन जो पुरानी कार्यकारिणी थी इसमें उनका बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही थी। विवाद बढ़ता गया। उसी विवाद में एक जगह है जहां सुभाष बाबू ने एक बहुत तीखा पत्र जवाहरलाल नेहरू को लिखा। दरअसल जवाहरलाल नेहरू कुल मिलाकर इस विवाद से खुद को अलग रख रहे थे। ना तो वो सरदार पटेल वाली ग्रुप के साथ थे और ना ही सुभाष जितना ज्यादा एक्टिव थे वो सुभाष के बहुत करीब आ पा रहे थे। उन्होंने खुद को दूर रखा था। वो हमेशा, जब भी आप देखते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर विभाजन जैसी स्थिति आती है, एक बार तो जब उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी तो भी जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के एक रहने पर जोर दिया था और वो मोतीलाल नेहरू अपने पिता के साथ नहीं गए थे। इस बार भी वो सुभाष बाबू के साथ इस तरह से नहीं आते हैं। लेकिन उस खत के बाद जो जवाब भी देते हैं और उसके बाद वो जाकर गांधी से मिलते हैं और गांधी से कहते हैं कि सुभाष के खिलाफ जो ये अभियान चलाया जा रहा है वो अभियान सही नहीं है, आपको सुभाष से सीधी बात करनी चाहिए। गांधी कलकत्ता भी आते हैं, लंबी बातचीत होती है लेकिन मामला हल नहीं हो पाता है। अंततः कार्यकारिणी निर्माण के सवाल पर जब मीटिंग होती है त्रिपुरी कांग्रेस में, उस समय सरदार पटेल, और सरदार पटेल से सुभाष की पुरानी भी कुछ थी, बहुत कम लोगों को पता है कि विट्ठल भाई पटेल जो वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, जब वो विदेश में थे और बहुत बीमार थे तो सुभाष बाबू ने काफी उनकी सेवा की थी और उसके बाद जो उन्होंने अपनी वसीयत लिखी उसमें अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सुभाष बाबू को देने की बात की, लेकिन उस पर वल्लभ भाई पटेल ने मुकदमा कर दिया और फाइनली संपत्ति जो है पूरी की पूरी वल्लभ भाई पटेल को मिली। वो सुभाष बाबू को कोई संपत्ति नहीं मिली। खैर, वो एक पुरानी बात थी। यहां पर सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, गोविंद वल्लभ पंत, इन लोगों ने पूरा अभियान चलाया
और सारे के सारे लोगों ने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 2 लोगों ने कार्यकारिणी से इस्तीफा नहीं दिया था। एक तो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस और दूसरे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कार्यकारिणी से सरदार पटेल और उनके साथियों का साथ देने के लिए इस्तीफा नहीं दिया, कार्यकारिणी में बने रहे और आखिरी दम तक इस बात की कोशिश करते रहे कि सुभाष बाबू इस्तीफा ना दें। लेकिन सुभाष बाबू के समझ में शायद आ गया था कि कार्यकारिणी जिस पर दक्षिणपंथी सरदार पटेल और उनके लोगों का पूरा जमावड़ा है, वहां वो शायद काम न कर पाए। इसलिए अंततः सुभाष बाबू ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया। टैगोर ने भी कहा था और भी लोगों ने समझाया, लेकिन उस क्षण सुभाष बाबू ने अपना इस्तीफा वापस नहीं लिया और फाइनली कांग्रेस अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया। तो अगर इस पूरे घटनाक्रम को आप देखेंगे तो दरअसल ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष था, वामपंथ और दक्षिणपंथ कांग्रेस के अंदर, जिसमें सुभाष बाबू वामपंथ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और अगर सुभाष बाबू के कांग्रेस से बाहर होने का कारण व्यक्ति में तलाशेंगे तो वो किसी नेहरू में आपको नहीं मिलेगा, वो आपको पटेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में और बाकी सारे लोगों में मिलेगा, गांधी में भी मिल सकता है। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस पूरी प्रक्रिया में कहीं भी सुभाष बाबू को निकालने का समर्थन नहीं किया। हां, शायद सुभाष बाबू ये उम्मीद कर रहे थे कि वो बहुत एक्टिवली साथ देंगे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, जैसा मैंने आपको बताया कि जब स्वराज पार्टी उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने बनाया था तो भी उन्होंने कांग्रेस की एकता की बात की थी और मिलजुल कर बातचीत से मामला सुलझाने की बात की थी। अपने पिता के साथ जाकर पार्टी तोड़ी नहीं थी। तो इस बार भी जब हुआ तो उन्होंने गांधी से बात की सुभाष के पक्ष में, कार्यकारिणी में यह बात कही कि सबको मिलकर फैसला लेना चाहिए नई कार्यकारिणी के निर्माण का, लेकिन इस या उस ग्रुप में नहीं गए। जवाहरलाल नेहरू अपने पूरे जीवन में कांग्रेस में कभी किसी ग्रुप में इस तरह से शामिल नहीं हुए। अगर इसे उनका दोष मानना है तो मान लीजिए, लेकिन यह सच्चाई है कि जब सुभाष बाबू के विरोध में पूरी कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया तो सिर्फ 2 लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, एक जवाहरलाल नेहरू और एक शरद चंद्र बोस। शरद चंद्र बोस सुभाष बोस के वास्तविक बड़े भाई थे, सगे बड़े भाई थे, और जवाहरलाल नेहरू, जिनको सुभाष बोस बार बार अपने पत्रों में बड़े भाई की तरह संबोधित करते हैं। तो ये जो पूरा बवाल, ये जो पूरा विवाद फैलाया जाता है, उसको मैंने संक्षेप में आपको बताने की कोशिश की। कुछ किताबों के नाम आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और फिर खुद फैसला ले सकते हैं कि वो पूरी की पूरी घटना क्या थी, क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन था। बहुत शुक्रिया।